नेक्स्ट है इसमें मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। ये अलग क्वेश्चन है। अगर अब मौलिक अधिकारों की विशेषताएं पूछी जाती हैं तो ये लिखोगे, और अगर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन करो पूछा जाता है तो फिर 6 मौलिक अधिकार लिखोगे, फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं मौलिक अधिकार? तृतीय भाग में, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका विस्तृत वर्णन है। और जो 6 सुविधाएं मौलिक अधिकारों के रूप में हमें मिली हैं उनका वर्णन है अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो जो मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं वो इसमें आएगा। फर्स्ट है इसमें अति विस्तृत। अति विस्तृत का अर्थ क्या है कि इतने सारे अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों की बात की गई है कि नागरिकों को कौन सी सुविधाएं राज्य की ओर से प्राप्त होंगी, और यदि ये सुविधाएं, ये मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं तो व्यक्ति कैसे इनको न्यायालय की शरण लेकर वापस प्राप्त कर सकता है। ये सारा भी इस तीसरे अध्याय में इतने अधिक जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें स्पष्ट रूप से वर्णित है। और इसी तरह से इसमें से अनुच्छेद 31 जो है उसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया। वो किससे संबंधित था? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निकाल दिया गया। माने जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो साधारण अधिकार है। नेक्स्ट है इसमें अधिकारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। कि जो संविधान के तृतीय अध्याय में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। समानता का अधिकार है, उसकी व्याख्या अलग से की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार है, उसकी व्याख्या विस्तृत रूप से अलग से की गई है। इसी तरह से जो अन्य अधिकार है जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसकी भी काफ़ी अधिक अनुच्छेदों में व्याख्या की गई है। अलग अलग उनको कैटेगराइज करके, उनका वर्गीकरण करके उनकी व्याख्या, उनको एक्सप्लेन या इलैबोरेट किया गया है। थर्ड है इसमें मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ये जो 6 मौलिक अधिकार हमें दिए हैं संविधान ने, ऐसा नहीं है कि इसको जैसे मर्जी चाहे हम प्रयोग करें। इसके ऊपर देश की सुरक्षा से संबंधित, देश में शांति बनाए रखने से संबंधित और कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्वतंत्रता का अधिकार ले लो, उसमें हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, लिखित रूप में या मौखिक रूप में, जैसे उसकी इच्छा हो। लेकिन यदि किसी व्यक्ति विशेष के विचार अभिव्यक्त करने से दंगा होने के आसार हो या कानून और व्यवस्था को खतरा हो तो उस व्यक्ति को विचार अभिव्यक्त करने से रोका जा सकता है। इसी तरह से हमें घूमने फिरने की, पूरे देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है, उसके लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के स्थान विशेष पर जाने से वहाँ की शांति भंग होने का आसार हो तो उसको वहाँ जाने से रोका जा सकता है। माने जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं, जितनी भी सुविधाएं इन अधिकारों के माध्यम से हमें मिली हैं, उन सब पर देश हित को मद्देनजर रखते हुए कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों का असीमित रूप से प्रयोग नहीं कर सकता। आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं कि जो संविधान है एक हाथ से अधिकार देता है और दूसरे हाथ से वापस ले लेता है, कि इतने ज़्यादा प्रतिबंध उन पर लगाए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें मौलिक अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकारों की शक्तियों पर प्रतिबंध है। फंडामेंटल राइट्स आर
restrictions on the authority of the central and state government. केंद्र सरकार और राज्य सरकार को क्या अधिकार प्राप्त है? कानून बनाने का, प्रशासकीय व्यवस्था को संचालित करने का, कानूनों को लागू करने का। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही जो विषय उनको कानून निर्माण के लिए दिए गए हैं, दोनों ही जब कोई कानून बनाती हैं तो उनका कोई भी कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार का बनाया कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं कि इस कानून के द्वारा उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका अतिक्रमण किया जा रहा है। नेक्स्ट है अधिकार मौलिक हैं, राइट्स आर फंडामेंटल। पीछे भी मैंने आपको बताया था मौलिक का क्या अर्थ होता है। हमारे देश में मौलिक का एक अर्थ तो ये है कि ये जो अधिकार हैं ये संविधान में मूल रूप से अंकित है। माने जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तब भी ये उसका हिस्सा थे। सारे अधिकार बाद में संशोधन के द्वारा नहीं जोड़े गए। मात्र शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया है। बाकी सारे अधिकार हमें मूल रूप से ही संविधान में प्राप्त हुए। संविधान का जो मूल रूप है उसी में ये हमें प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से ही ये अधिकार इस अर्थ में भी मौलिक हैं कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की अनिवार्य शर्तें हैं। इनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। और ये इस अर्थ में भी मौलिक हैं कि संसद या राज्य सरकारें कोई भी इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, क्योंकि ये संविधान में वर्णित हैं। और संसद को जो शक्तियां दी गई हैं कानून निर्माण की, केंद्रीय सरकार को, वो भी संविधान में ही वर्णित हैं। राज्य सरकार को भी जो कानून निर्माण के विषय दिए गए हैं वो भी संविधान में वर्णित हैं। तो उन विषयों पर शक्तियों का प्रयोग अब जब केंद्रीय सरकार करती है, उन विषयों से संबंधित कोई कानून केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार बनाती है या लागू करती है तो उसको ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसकी शक्तियों के प्रयोग से किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों को हानि ना पहुँचे, वो सीमित ना हो, उनका अतिक्रमण ना हो। और ये मौलिक अधिकार इस सेंस में भी मौलिक हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। नेक्स्ट है इसमें संविधान के केवल तृतीय भाग में अंकित अधिकार ही मौलिक हैं। राइट्स enriched only on Part 3 of the Constitution are fundamental. इसमें ये भी लिख सकते हो राइट्स रिटर्न ओनली इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल, कि जो संविधान के तृतीय भाग में लिखे गए अधिकार हैं वही मौलिक हैं। इसके अलावा अधिकार तो हमें और भी बहुत सारे मिले हुए हैं। अब सिंपल सी एक बात है कि जैसे अब संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निकाल दिया गया। तो क्या अब हमें संपत्ति का अधिकार नहीं है? हमारी संपत्ति कभी भी सरकार हथिया सकती है। संपत्ति का अधिकार हमें है, लेकिन अब वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो साधारण अधिकार है। संपत्ति के अधिकार का अर्थ ये है कि आपको वैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर अपना पूर्ण जो हक है, पूरा जो हक है वो प्राप्त है। सरकार बिना किसी वजह के और बिना मुआवजा दिए आपकी संपत्ति को कब्जे में नहीं ले सकती। यदि सरकार को जन कल्याण के कार्यों के लिए आपकी भूमि चाहिए या संपत्ति चाहिए, उसमें आपकी कंसेंट होनी भी जरूरी है और बदले में सरकार आपको मुआवजा भी देगी। इसी तरह से मतदान का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है ना हम सबको, लेकिन ये अधिकार तो है, मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार केवल वही 6 हैं जो संविधान के तृतीय अध्याय में अनुच्छेद 14 से 32 के अंतर्गत
दिए गए हैं। बाकी जितने भी अधिकार संविधान में वर्णित हैं, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हैं, वो सभी हमारे साधारण अधिकार हैं। नेक्स्ट है इसमें अधिकार न्याय संगत है। राइट्स आर जस्टिसिएबल। अनुच्छेद 14 से 30 और अनुच्छेद 32। 31 इसमें नहीं है ना। इसमें जो अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को वो न्याय संगत है। किस तरीके से कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकार सरकार छीन लेती है या कोई सरकारी संस्था छीन लेती है या कोई सरकारी अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग इस तरीके से करता है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। और इसमें जो खास बात है वो ये कि जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, ये सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय भी है। कोई भी मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला या हाई कोर्ट में चला, व्यक्ति को न्याय नहीं मिला या उसको लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ, तो उस मुकदमे को अपील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। सारे के सारे मुकदमे सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाए जा सकते। केवल गिनती के कुछ एक मुकदमे हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं, और वो जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं उनमें से एक है मौलिक अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार किसी ने छीन लिए हैं, सरकारी अधिकारी ने शक्तियों का दुरुपयोग किया या कैसे भी, तो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब इसका अर्थ ये मत मान लेना कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वो किसी भी कोर्ट में जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और चाहे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट। ये अंतर आपको ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। अब हरियाणा वालों के लिए तो दिल्ली दूर है नहीं, हाई कोर्ट दूर है, चंडीगढ़ में है ना। हरियाणा वाले क्या प्रेफर करेंगे कि वो हाई कोर्ट में जाए, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाए। अब असम वाले, उनके अगर मौलिक अधिकार छीन लिए गए तो दिल्ली के नाम पर उनके तो पसीने छूट जाएंगे, तो माने फिर उनके मौलिक अधिकार खत्म। वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, माने जो भी व्यक्ति को सुविधाजनक लगे वो वहाँ जा सकता है, और चाहे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि जिसको जो सुविधाजनक लगे, माने हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार अनिवार्य हैं, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी हैं। तो इसलिए तुरंत प्रभाव से वो कोई भी स्टेप लेना चाहता है अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, तो संविधान ये अधिकार हर व्यक्ति को देता है। नेक्स्ट है इसमें अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। कब स्थगित किए जा सकते हैं? जब देश में अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इमरजेंसी लागू हो। आपातकाल में मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, और जब इमरजेंसी हटेगी तो ऑटोमेटिकली ये सबको वापस मिल जाएंगे। लेकिन इसमें याद रखने लायक बात क्या है कि अनुच्छेद 21 में जो हमें स्वतंत्रता मिली है, कौन सी है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये अधिकार किसी भी इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होता, कभी भी सस्पेंड नहीं होता, ये हमेशा स्थिर रहता है। नेक्स्ट है संसद मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है